हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन है दोस्तों। अब न्यूट्रिशन से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आपको हम बता दें दोस्तों, ये न्यूट्रिशन का पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सभी न्यूट्रिशन के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने प्रश्न आने की संभावना रखते हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाहर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। और देखिएगा, प्रश्न सभी के सभी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कि चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पौधे हो, सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है दोस्तों। तो कौन सी प्रक्रिया, अगर बात करते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं: प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलना। तो दोस्तों याद रखिएगा, चलना तो जंतुओं का कार्य है, श्वसन भी जंतु सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चार ऑप्शन में एक ऐसा ही ऑप्शन देख पा रहे हैं जो कि केवल सजीवों के लिए जरूरी है। वो की क्या है दोस्तों, वह है श्वसन, क्योंकि श्वसन पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही और सटीक जवाब होगा वो हो जाएगा श्वसन। तो कैसा लगा प्रश्न, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर समझिए, जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम को हम लोग Mg कहते हैं। और मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है: क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलोक में, श्वेत रक्त कण में। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होगा। अब वर्णिलोक में, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, ये भी गलत हो जाएगा। अब रहा मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो दोस्तों वो होता है क्लोरोफिल। तो किस में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, अब क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो करता क्या है, तो जो सूर्य से रेडिएशन आती है उसको वो ट्रैप करने का कार्य करता है। कहने का मतलब कि जो सूर्य से रेडिएशन आएगी उसको वह केमिकल में बदल देगा दोस्तों। किस में बदलेगा, केमिकल एनर्जी में बदलने का कार्य किसका है, तो वो है मैग्नीशियम का। आई होप कि प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है साफ साफ कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, किसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक है वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा ग्लूकोज और तीसरा प्रकाश। तो ये दोस्तों प्रकाश तो होगा नहीं, इसके लिए इसको हम लोग पहले ही कैंसिल कर देते हैं। वसा और प्रोटीन नहीं होता है दोस्तों, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, ग्लूकोज। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लेंगे, देखिएगा CO2 प्लस H2O रिएक्शन होगा दोस्तों, ये होगा सनलाइट, और किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्लोरोफिल की। तब बन जाएगा C6H12O6 H2O O2 गैस। तो दोस्तों यहाँ पे आपने साफ साफ देखा कि इस प्रक्रिया में किसका निर्माण हुई है, तो ग्लूकोज का निर्माण हुई है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपका ग्लूकोज। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। और अगला प्रश्न आपका है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, यानी कि जो क्लोरोफिल है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों। लाल, हरा, नीला, पीला कैसा होता है देखिएगा। तो क्लोरोफिल रंग, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसका जो रंग होता है दोस्तों वो होता है ग्रीन, यानी कि हरा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पेड़ पौधों की जो पत्तियां हरी होती हैं किसकी उपस्थिति के कारण होती है दोस्तों, तो वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती है। इसलिए क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा होता है, जिसके कारण पत्तियां भी हरी आपको दिखाई देती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो दोस्तों कवक यानी कि यहाँ पे हम लोग आपने काई तो देखा होगा, जैसे कि हम लोग होता है ना चापाकल, वहां पे पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे नमी होती है वहां पे देखेंगे कि भुअरी की तरह आ जाता है, भुअरी की तरह आ जाता है दोस्तों, उसी को हम लोग कवक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कवक कहते हैं।
ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, कवक को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में फंगी भी कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? फंगी कहते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, ये स्वपोषी नहीं होते हैं, ना ही संभोजी यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले होते हैं। तो डी तो ऐसे ही क्लियर हो गया, बच क्या गया? मृतजीवी। तो याद रखिएगा दोस्तों, कवक क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। अब मृतजीवी क्यों होते हैं, इस बात को समझिएगा दोस्तों। जो जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं और मृत जीव के शरीर होते हैं, तो दोस्तों वहां से सड़े गले पदार्थ और मृत जीव के शरीर से जो भोजन ग्रहण करने का कार्य होता है वो कवकों का होता है। तो दोस्तों ये जो कवक ऐसे जीव होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थ और मृत जीवों के शरीर से भोजन को ग्रहण कर पाते हैं, यानी कि कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मृतजीवी की श्रेणी में आते हैं, यानी कि कवक मृतजीवी कहलाते हैं। आई होप कि प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्षी कोशिकाएं दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाओं को हम लोग इंग्लिश में गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गार्ड सेल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गार्ड सेल कहाँ पाई जाती हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो गार्ड सेल होती हैं वो रंध्र में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन हम यहाँ पे खोजते हैं, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। और दोस्तों आपको हम बता दें कि पत्तियों में क्या पाई जाती है? रंध्र पाई जाती हैं। पत्तियों में रंध्र पाई जाती हैं। तो जब पत्तियों में रंध्र पाई जाती है दोस्तों, तो गार्ड सेल भी कहाँ पाई जाएंगी? पत्तियों में पाई जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पर पहुंचते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही प्यारा सा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो दोस्तों कुटपाद क्या होता है, सबसे पहले जानिए आप। कुटपाद को हम लोग इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया। दोस्तों आपने अमीबा का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप लोग सुन लेंगे। देखिए अमीबा की आकृति ऐसी होती है दोस्तों। ये क्या है? ये है अमीबा। ठीक है, अमीबा। अब देखिएगा दोस्तों, अमीबा है। अब क्या होता है, अमीबा को जब भोजन को ग्रहण करना होता है, तो जब अमीबा को भोजन ग्रहण करना होता है तो अमीबा क्या करता है? तो दोस्तों इसके शरीर से एक उंगली जैसी संरचना का विकास होता है, जिससे मान लेते हैं भोजन हो गया, और इसी उंगली जैसी संरचना से क्या करता है? तो ये भोजन को घेरता है, भोजन को घेरता है। मान लेते हैं कैसे हो गया। ठीक है, इसने क्या किया? ये भोजन है, इसको ऐसे घेर लिया। तो दोस्तों ये जो उंगली जैसी संरचना बनी थी, ये जो उंगली जैसी संरचना बनी थी, इसी को हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो दोस्तों कुटपाद कहाँ पाया जाता है? कुटपाद कहाँ पाया जाता है? आपको जवाब मिल चुका है। तो दोस्तों कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, कि अमीबा में? तो दोस्तों अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। आई होप कि क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ही खास है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। दोस्तों ये साथ ही साथ ये जो प्रश्न है वो ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस से भी है और ये आपके न्यूट्रिशन से भी है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रक्रिया होती है जो कि है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपने देखा था अभी रिएक्शन, जैसे कि देखिए दोस्तों आपने रिएक्शन देखा था अभी कि ग्लूकोज बना था, वाटर बना था, और साथ ही साथ क्या मुक्त हुई थी? ऑक्सीजन। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी मुक्त हुई है। तो दोस्तों वायुमंडल में ये ऑक्सीजन का जो लेवल बनाए रखना है वो किस प्रक्रिया का काम है? तो दोस्तों वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। तो इसलिए जो प्रश्न संख्या 8 है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न को पहुंचते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एस्टोमाटा, एस्टोमाटा को हम हिंदी में रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रंध्र कहते हैं। ठीक है, हिंदी में रंध्र कहा जाता है। अब पूछा जा रहा है साफ साफ रंध्र कहाँ पाया जाता है। तो अभी इस एक प्रश्न आया था जहां पर हमने आपको बताया था कि रंध्र पत्तियों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पत्तियां। और दोस्तों गार्ड सेल कहाँ पाए जाते हैं?
तो स्टोमाटा में पाए जाते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे एक प्रश्न है आपके लिए, एक प्रश्न है कि किस पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। आंसर देंगे आप, ठीक है, कमेंट, आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी जो अंग है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी कहेंगे। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी अंग यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो दोस्तों, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है निम्न में से कौन सा है? क्या आप पत्तियों को फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहेंगे, एस्टोमा को कहेंगे, ग्रेना को कहेंगे, कि हरित लवक को कहेंगे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वहां पे कभी कभी अंग के जगह पे अंगक भी होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अंग ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो कौन सा अंग है दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे कि देखिएगा, ये क्या हो गई, ये पत्तियां हो गई। पत्तियों में क्या होता है दोस्तों? पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसे हम लोग हरित लवक कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये हरित लवक है। अब हरित लवक में क्या होता है दोस्तों? स्टोमा होता है, स्टोमा फिर ग्रेना होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो दोस्तों अंग की बात कही जा रही है, यानी कि कौन सा अंग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो वो ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कि पत्ती हो जाएगा। यानी कि जो पत्तियां होती हैं उसी में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और ये प्रकाश संश्लेषी अंग है। अगला प्रश्न आपके सामने कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब समझिए, आवश्यकता से अधिक जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। तो एक याद रखिएगा, जब वो वाष्प के रूप में निकलेगा तो वाष्प क्या हो सकता है? फिर से पानी में बदल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक भौतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। ये एक किसी प्रकार की कोई ना कोई रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, और एक प्रकृति की भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो सुटेबल होगा वो होगा भौतिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस बात को जानिए, स्वपोषी पोषण क्या है। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हमारी तरह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो वैसे जी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं दोस्तों। और किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? तो दोस्तों क्लोरोफिल, आपने यहाँ पे देखा, देखिए आपने यहाँ पे देखा कि स्वपोषी पोषण के लिए CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। तो प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न यही है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कि जितना भी कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए दोस्तों, सभी के सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कंपोनेंट है। आई होप कि प्रश्न अच्छे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अगर आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो जठर ग्रंथि, तो दोस्तों जठर ग्रंथि क्या होती है? सबसे पहले समझिए कि जठर ग्रंथि है, इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। और दोस्तों गैस्ट्रिक जो बना है वो गैस्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है? गैस्टर से। और गैस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? गैस्टर का मतलब होता है पेट। क्या होता है? पेट, या इसको हम लोग अमाशय कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? अमाशय, यानी कि गैस्टर को हम लोग क्या? एस्टोमक। तो दोस्तों आप बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? क्या जठर ग्रंथियां आंखों में पाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं। अग्नाशय में बिल्कुल नहीं, यकृत में बिल्कुल नहीं। तो कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो वो पाई जाती हैं आपके
अमाशय में यानी कि पेट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और ऑप्शन आपके सामने है रात में, दिन और रात में, सुबह शाम में। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है? रात में, दिन में, रात दिन में और सुबह शाम में। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का जो सटीक जवाब होगा वो हो जाएगा दिन में, क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश इन्हें मिल पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया और दूसरे को कहते हैं हम लोग अप्रकाश अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो दोस्तों लाइट रिएक्शन में होता क्या है कि सूर्य का रेडिएशन है वो जल के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर? जल के ऊपर। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य का रेडिएशन जल के ऊपर पड़ता है, जिससे जो जल है वो H2 और O2 में बढ़ जाता है। H2 और O2 में बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? तो वो निकलता है H2O से, यानी कि जल से। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश संश्लेषी अंगक। हाँ दोस्तों, हमने बोला था ना कि एक जगह आपको अंग में मिल जाएंगे और दूसरी जगह अंगक भी मिल जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ पे अंगक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनॉइड है। ठीक है, ये ऑर्गेनॉइड है या ऑर्गेनेल्स। क्या दोस्तों? ऑर्गेनॉइड या ऑर्गेनेल्स है, वहां पे ऑर्गेन थे। तो पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स। तो दोस्तों पत्तियां, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट दोनों सेम होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, वो साफ साफ जानिए कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन की ओर देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी और डी दोनों सही है, क्योंकि एक इंग्लिश है एक हिंदी है। तो ऑप्शन इसका क्लोरोप्लास्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने अंतःस्रावी तंत्र का मैराथन लिया था दोस्तों, तो अंतःस्रावी तंत्र का जो मैराथन लिया था जिसमें हमने लगभग 100+। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके भी इंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी प्रश्न हैं आपसे नहीं छूटे, तो दोस्तों आप जाइए इसके पिछली वीडियो में जहां पर हमने 100+ MCQ कराए हैं, 100+ MCQ करा दिए थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वहां पे ये भी प्रश्न मौजूद था, क्योंकि ग्रंथि इसे है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है लिवर, यानी कि यकृत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सटीक और सही जवाब होगा वो होगा आपके सामने लिवर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। एक जगह था कि आवश्यक है, एक जगह है कि नहीं है। देखेंगे क्या आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल। तो दोस्तों जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट, कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हम दे चुके हैं, बट यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो देख लेते हैं। किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो दोस्तों कुटपाद, परिवहन, भोजन रसदानी और केंद्रक। तो याद रखिएगा दोस्तों, अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है? तो कुटपाद पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है दोस्तों कि पाचन क्रिया यानी कि जो डाइजेशन का प्रक्रिया है वो कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है,
कि अग्नाशय, देखिए पाचन क्रिया पूर्ण होती है क्या अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पाचन क्रिया होती है वो जहाँ कहाँ पर कंप्लीट होती है, तो वो कंप्लीट होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत, यानी कि जहां पर जो पाचन का प्रक्रिया होता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है और वो हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस बात को जानिए कि छोटी आंत होती है उसके दीवार में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए जो ये छोटी आंत है, ठीक है, इनकी दीवार में ऐसे ऐसे तो विलाई पाए जाते हैं, इनके बीच में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि आंत ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ पूछा गया है कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आंतरस, जी बिल्कुल आंतरस कहते हैं। और हाँ दोस्तों एक और बात जानिएगा, आंतरस का भी एक दूसरा नाम है सकस इंटेरिकस, तो ये भी ऑप्शन है। और फिर है जठरस, तो कहेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगी। अब रहा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपके सामने ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं हम एक वयस्क मनुष्य है, उसमें कितने दांत पाए जाते हैं। दोस्तों ये बच्चा प्रश्न है, याद रखिएगा कितने पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों स्वाद कलियां, तो याद रखेंगे दोस्तों स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती हैं। तो आपका माउथ होता है, आपके माउथ में क्या एक अंग है जिसका नाम है जीभ। ठीक है दोस्तों, जीभ के ऊपर देखिएगा ऐसे ऐसे डॉट 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 नहीं, ऐसे ऐसे देखिएगा तो उसमें छोटे छोटे बूंद की जैसी संरचनाएं होती हैं। दोस्तों इन्हीं बूंद की जैसी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वाद कलियां कहते हैं। और इस स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है, जीभ के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। यानी कि जो अमाशय होता है, हमारा पेट होता है, उसके आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पेट होता कैसा है। देखिए दोस्तों हमारा पेट ऐसे होता है, ठीक है, हमारा पेट ऐसे होता है। देखिए इसका हिस्सा, फिर एक हिस्सा, फिर एक हिस्सा, यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा है और ये चौथा हिस्सा है। तो यानी कि पूछा जा रहा है साफ साफ आपसे कि अमाशय का सबसे आगे वाला हिस्सा कौन सा है। तो अमाशय का सबसे आगे वाला हिस्सा ये होगा। अब इसको कहते क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्डियक कहते हैं, कार्डियक। अब इसी के साथ ये भी देख लेते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फंडस, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। और दोस्तों ये हिस्सा है जो 4 नंबर है, इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक, जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है जो छोटी आंत से जुड़ी होती है। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि अमाशय का कौन सा हिस्सा है जो छोटी आंत से जुड़ा है, तो हो जाएगा पाइलोरिक। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कार्डियक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो दोस्तों इस प्रश्न को शायद हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सजीव के लिए मुख्य लक्षण है। स्थानांतरण तो केवल जंतुओं में होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों मुख्य लक्षण है, यानी कि हमें ऐसे कर इसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करने हैं जो कि जंतुओं के लिए भी अप्लीकेबल हो और साथ ही साथ पौधों के लिए भी। तो दोस्तों वह प्रक्रिया है बी, यानी कि श्वसन। अगला प्रश्न आपके सामने, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है कि लाल, नीला, पीला, हरा, 4 ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब और सटीक जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रेड कलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और हाँ दोस्तों इससे एक प्रश्न और भी बन जाएगा, किस रंग के प्रकाश में
प्रकाश संश्लेषण कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न वही है दोस्तों कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो प्रकाश है नीला। नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज में अनुपात, किसका अनुपात दोस्तों? ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछा गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, देख लीजिए। इसके लिए आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6। तो दोस्तों C कितने हैं? C कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। रेशियो लिखिए 6 12 6, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, 6 कम 6। ठीक है दोस्तों, रेशियो कितना आ गया आपके सामने? रेशियो आपका आ गया 1:2:1, यानी कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपने समझ गया होगा। अगला प्रश्न है कि यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपका जो लीवर है, यानी कि जिसे आप कहते हैं करेजा, तो उसी में से कौन सा रस निकलता है? क्या लार तो माउथ में निकलता है, जठर पेट में निकलता है, पीत हाँ। तो दोस्तों याद रखिएगा, पीत रस यानी कि बाइल जूस। बाइल जूस कहां से निकलता है? तो बाइल जूस निकलता है आपके यकृत से, यानी कि पेट से निकलता है। ठीक है, चलिए, इसलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों साफ साफ ऑप्शन को देखते हैं कि कौकों में होता है, कि जंतुओं में होता है, कि हरे पौधे में होता है, कि परजीवी में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण कौकों में नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जंतुओं में भी नहीं होता क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है, और परजीवियों में तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हरे पौधे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसमें? हरे पौधे में होता है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बात जानिए, हरे पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। सबसे पहले इनका कार्य है ग्लूकोज को बनाना, यानी कि बनाने वाले को उत्पादक कहते हैं, बनाने वाले को उत्पादक कहते हैं। ठीक है, खाने वाले को उपभोक्ता। तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे उत्पादक, यानी कि ये हमारे कहलाएंगे प्रोड्यूसर। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों साफ साफ पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग हम किसके लिए, हम नहीं, जो कोशिकाएं होती हैं इनमें से किसका प्रयोग ऊर्जा के निर्माण उत्पादन के लिए करेंगे? तो दोस्तों ऑप्शन है एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, ठीक है, वसा अम्ल फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो वो ऑप्शन आपके सामने है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को ही क्या करते हैं, जो जीव होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है और ग्लूकोज ही टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और दोस्तों जो एनर्जी है किस रूप में स्टोर की जाती है? तो वो है एटीपी के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो दोस्तों साफ साफ पूछा गया कि बताइए, तो दोस्तों क्या बताना है कि वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है, सॉरी CO2 है। तो दोस्तों 0.1% बिल्कुल गलत बात है, 0.05% ये भी गलत है, 0.02% होगा नहीं। तो दोस्तों 0.03% ये है आपके जो CO2 है वायुमंडल में उसकी मात्रा। बहुत ही क्लियर है। अगर इससे बढ़ेगी तो दोस्तों गर्मी भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रहणी किसका भाग है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, ग्रहणी को हम लोग इंग्लिश में डुओडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डुओडेनम कहते हैं। आप थोड़ा सा एक बात समझिए, जैसे कि हमारा पेट है, ठीक है, हमारा पेट है ऐसे, ये इसका पाइलोरिक वाला हिस्सा, यहाँ से छोटी आंत निकल रही है, छोटी आंत निकल रही है। अब ये जो छोटी आंत है दोस्तों, छोटी आंत का जो हिस्सा है इसी को हम लोग कहते हैं डुओडेनम।
क्या कहते हैं दोस्तों, डोडिनम। और इसकी आकृति कैसी होती है, सी के जैसी होती है। तो साफ साफ पूछा गया है कि डोडिनम भाग है, किसका भाग है दोस्तों, क्या आपके ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके माउथ कैविटी का भाग है, तो बिल्कुल नहीं है। अमाशय का भाग है, नहीं है। छोटी आंत का भाग है, हाँ सही है। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि डोडिनम छोटी आंत का हिस्सा होता है। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या होती है, तो वो होता है स्वपोषण, यानी कि इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी स्वपोषण, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न आपके सामने अमीबा है। तो दोस्तों याद रखिए, अमीबा एक क्या है, तो प्रोटोजोआ है। क्या है दोस्तों, एक प्रोटोजोआ है। और हाँ, उसमें भोजन की जो विधि होती है, ठीक है, भोजन की जो विधि होती है, वो कैसे भोजन को ग्रहण करता है। तो दोस्तों सबसे पहले भोजन को ग्रहण करता है, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, और अंत में जो भोजन नहीं पचता उसको बाहर कर देता है। यानी कि ये सब प्रक्रियाएं हैं, वो है आपकी ये होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो दोस्तों अमीबा क्या है, तो एक प्राणी संभोजी होता है, एक प्राणी संभोजी होता है। जैसे कि हम लोग भी प्राणी संभोजी ही हैं, तो अमीबा भी प्राणी संभोजी ही है, ठीक है। चलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, हमारा जो माउथ होता है ना, थोड़ा सा एक बात को समझिए, ठीक है। हमारा जो माउथ होता है ना, तो यहाँ पे ये कान हो गया, तो जो जीभ होता है उसके नीचे भी लार ग्रंथियां होती हैं, जो जबड़े होते हैं उसके भी लार ग्रंथियां होती है, कान के पास भी लार ग्रंथियां होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सबसे पहले याद रखिए, जो लार ग्रंथि है, देखिए दोस्तों, लार ग्रंथि है, क्या स्रावित करेंगे, लार को स्रावित करेंगे। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों वह है टाइलिन। और टाइलिन को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सेलिवरी एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, माल्टेज, एरेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग एमाइलेज के नाम से जानते हैं। और हाँ दोस्तों, एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो यह पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों, पेप्सिन के द्वारा, टाइलिन के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा, लाइपेज के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, ठीक है। टाइलिन और एमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज किसको, तो फैट को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि लाइपेज। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। मतलब कि जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं ना, तो हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है कहाँ से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन को ग्रहण करते हैं माउथ में, और माउथ में भोजन को चबाते हैं। तो देखिएगा कभी कभी रोटी खाते हैं तो हमको मीठा लगता है, ठीक है, ज्यादा देर चबाते हैं तो मीठा लगता है, यानी कि वहां पर पाचन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखिए कि मनुष्य में पाचन की क्रिया की प्रारंभ कहाँ से होती है दोस्तों, वो है मुख, यानी कि हमारे माउथ में ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस पाचक रस के प्रभाव में अमाशय से दूध का थक्का जम जाता है। जैसे कि हम दूध पीते हैं ना, तो हम पिए चाहे बच्चे पिए, तो दूध पीते हैं तो आपके अमाशय में जाकर के वो क्लॉट होता है, थक्का बनता है, यानी कि फट जाता है। तो किसके प्रभाव से, टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन और एमाइलेज। तो दोस्तों ये टाइलिन और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, रेनिन और पेप्सिन, पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा रेनिन, क्योंकि ये किसको पचाता है दोस्तों, मिल्क प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को। यानी कि इसी रेनिन के कारण ही अमाशय में दूध का थक्का बन जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए, बताइएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसका जवाब, दूध में कौन सा प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया
जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रेनिन, और रेनिन के कारण ही दूध का थक्का मात्रा में बनता है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि देखिएगा, मान लेते ये लीफ हो गया, इसमें एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है, ऐसी संरचना होती है दोस्तों। इस संरचना को हम लोग क्या कहता है, स्टोमाटा, ठीक है। अब जो स्टोमाटा है दोस्तों, ठीक है, स्टोमाटा है, इससे ऑक्सीजन आएगा, CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन CO2 अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, यानी कि यहाँ पे गैसों का जो एक्सचेंज की प्रक्रिया हो रही है वो किस में होती है दोस्तों, वो होती है रंध्र के द्वारा, यानी कि रंध्र में। तो ऑप्शन आपका होगा बी। अगला प्रश्न है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। यानी कि जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसको चलाने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, हाँ तो दोस्तों हमेशा एनर्जी चाहिए। शरीर की वृद्धि बिल्कुल जरूरी है, और टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत, ये तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर में डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। आई होप कि हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको कोई डाउट हो ना, आपका कोई भी आंसर ऐसे नहीं लगे कि आपको डाउटफुल हो। अगला प्रश्न आपके सामने कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन से नहीं, परिवहन से नहीं, परासरण से। याद रखिए दोस्तों, परासरण से किसका होता है, तो जल का, वाटर का। तो बच गया क्या, विसरण, ठीक है। तो ये पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए कौन सी क्रिया, तो प्रक्रिया है विसरण। अगला प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग कौन सा है, आप बताओ, आगे वाला, पीछे वाला। तो याद रखिए दोस्तों, मुख गुहा का जो पिछला भाग है, जिसको ये ग्रास नली, ग्रहणी, अग्नाशय, अग्नाशय नहीं होगा, ना ही ग्रहणी होगा, ग्रास नली, ग्रसनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स, यानी कि मुख गुहा का जो पिछला हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। और सिक्कम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स, छोटी आंत और बड़ी आंत। चलिए, छोटी आंत एंड बड़ी आंत, छोटी आंत, कौन सी संरचना है, नलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं। सिक्कम है, रेक्टम है, कोलन है, अपेंडिक्स है, एक छोटी सी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने सिक्कम है, रेक्टम है, कोलन है। याद रखिएगा ये अपेंडिक्स को कीजिए, ठीक है। अपेंडिक्स यानी कि ये जोड़ों पे एक अंगुलीनुमा अंगुलीनुमा नहीं, छोटी सी, हाँ ठीक है, नलीनुमा संरचना होती है, एक नली की जैसी संरचना है, वो है अपेंडिक्स। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन दोनों सही लग रहे हैं। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो याद रखिए दोस्तों, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है। तो उसमें पीत रस भी भूमिका निभाता है, अग्नाशयी रस भी और आंत रस भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि तीनों रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं दोस्तों। उसके हम लोग क्या कहते हैं बताइए, उसको हम कहते हैं काइल। क्या कहते हैं, काइल कहते हैं, काइम, ठीक है। चलिए, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी है। सिक्कम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलोन। याद रखिए दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स होता है, जैसे कि अभी आपने ऐसे देखा था ना, ये बड़ी आंत हो गया, ये फूला हुआ सिक्कम हो गया, ये ऐसे, ये जो है अपेंडिक्स ही है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है, भले उपस्थित है, तो ये एक अवशेषी अंग है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला कि दांत अस्थि क्षय कारण है, यानी कि दांत की जो अस्थियां क्षय हो जाती हैं, खराब होती हैं, उसका कारण क्या है।
मीठी चीज का खाना बिल्कुल, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना। दोस्तों याद रखिएगा, जब मीठी चीज खाएंगे एक लेयर आएगा, आप उसे साफ नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे जिसके कारण दांत क्षय हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर देखिए दोस्तों, मानते ही आपका दांत है, ये कैसा दांत है, ठीक है। चलिए ये आपका दांत है, ये इसका डेंटाइन। अब कहा जा रहा है कि डेंटाइन के ऊपर, डेंटाइन के ऊपर एक कठोर परत होती है दोस्तों, इसको हम कहते हैं इनामल। और हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है, इनामल ही है। तो यहाँ पे डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा तो पाए जाने वाली कठोर परत इनामल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, इनामल। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और कोई दिक्कत हो या अच्छा लग रहा है तो अच्छे से कमेंट कर दें। और हाँ दोस्तों, इसे जितना हो सके शेयर कर दें। तो मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।